नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम दुरुस्त, तंदुरुस्त होंगे, शानदार ज़िंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। सभी जल्दी से आ जाएँगे सभी बच्चे और एक बार बताएँगे, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा जल्दी से बताइए। फिर हम लोग क्लास को करते हैं भाई शुरू, ठीक है? हाँ जी, मैडम जी आ चुकी हैं। राम, राम सभी बच्चों का, धन्यवाद जो भी क्लास लेने के लिए आए हैं। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। चलो आओ, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बिल्कुल, जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा सभी बच्चे अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो। थम्स अप कर दीजिएगा भाई एक बार अगर सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं तो। जल्दी से आ जाएँगे भई। अच्छा। कहनू सूट 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 क्या कहते हैं? सूट करदा। चलो बहुत बढ़िया। चलो आओ, अब देखो बेटा, आज हम लोगों की केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, ठीक है? मैंने आप लोगों को कुछ सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम जो हमारे बचे थे वो रिकॉर्डेड डलवा दिए हैं और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो 24 तारीख से 24 के बाद 24 नवंबर के बाद हम लोगों का एक और नया बैच आ रहा है जीडी को लेकर, जो आई थिंक आप सभी लोगों के लिए मतलब फ्री होने वाला है, जो भी अभी बच्चों ने ये बैच खरीदा हुआ है उनके लिए। तो वहाँ पर मैं आपको वो सिस्टम एक बार लाइव भी करवा दूँगी, आप परेशान ना होना। अभी इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लें क्लासेस को, अच्छे से इनका बेस क्लियर कर लें, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। हमने बात करी थी कि जाइलम क्या होते हैं, जो कि पौधों के अंदर जड़ों से खा पानी को और खनिज पदार्थों को पूरे पेड़ में ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। फ्लोएम क्या होते हैं? तो हमने बात करी थी फ्लोएम जो होते हैं पत्तियों से जो खाना बन रहा है, उसको पौधों के निचले हिस्सों तक पहुँचाने का काम करते हैं फ्लोएम, ठीक है? ये बात हमने पढ़ ली थी, क्लियर? चलो, अब हम क्या बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, कि आपका जो जाइलम होता है, थोड़ा-सा इसके बारे में सुन लो फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे। और आपका जो फ्लोएम होता है, बेटा जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं पोषवाह ऊतक, पोषवाह ऊतक, ठीक है बेटा? और जाइलम को हम लोग दारू बोलते हैं। अब ये वो वाली दारू नहीं है, ठीक है? ये पीने वाली दारू नहीं है, ये पौधों में पाई जाने वाली दारू है। ठीक है भाई, समझ में आ गई? क्लियर? चलो आ जाओ। अब आगे बात करेंगे कि मैम जी जो जाइलम है, एक बार फिर से सुन लो, जाइलम का क्या काम होता है? ये करता है जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। पिछली क्लास में बताया था आपको मैंने ये बात। तो जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। क्लियर भाई? एक बार रिवाइज करा दी आपको चीज, बिल्कुल आपने पिछली क्लास में नोट कर ली थी ये चीजें। स्थानांतरण करता है यानी कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है? समझ में आ गई भाई ये बात? यानी जब खाना बनता है तो वो जड़ों के पास होता है पानी जो होता है और खनिज पदार्थ मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी से जड़ें ही और मिट्टी से पानी जो होता है वो भी जड़ें ही सोख कर दे देती है जाइलम को और जाइलम पूरे पेड़ में उसको फिर ट्रांसफर करके आता है, ठीक है? जबकि फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम जो होता है ये भोजन का स्थानांतरण करता है, भोजन का स्थानांतरण, ठीक है? ये भोजन का स्थानांतरण करता है। ये बात भी आपको पिछली क्लास में लिखवाई थी भाई, भोजन का स्थानांतरण करता है। क्लियर बच्चों? ठीक है मैम जी, तो इंग्लिश में लिख लेंगे फूड ट्रांसपोर्टेशन। ये करता है भाई फूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है ये भोजन का स्थानांतरण। क्लियर? चलो, अब लास्ट पॉइंट ये पढ़ना है इन दोनों के बारे में कि मैम जी जो जाइलम है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और फ्लोएम है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है? रूपांतरण है स्थानांतरण प्यारे बच्चे, रूपांतरण है स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन करना, स्थानांतरण करना, ठीक है? आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि जाइलम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बेटा जाइलम के भी 4 भाग होते हैं और प्यारे बाल को फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। अब कौन से 4 भाग जाइलम के हैं, कौन से 4 भाग फ्लोएम के हैं, ये एग्जाम में आता है। तो बेटा जाइलम जो होते हैं ना, इनके 4 भाग हैं। पहले नंबर पर ट्रैकीड, ट्रैकीड्स पहले नंबर पर आएगा भाई, ट्रैकीड्स जिसको बोलते हैं वाहिकाएं, वाहिकाएं हिंदी में। दूसरे नंबर पर आएगा वेसल्स,
वेसल्स, जिसको बोलते हैं वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। तो कभी भी एग्जाम में पूछ ले ट्रैकिड्स, वेसल्स, ये किसके भाग हैं? वे जाइलम के भाग होते हैं। यानी वाहिका, वाहिनिकाएं, ये किसके भाग होते हैं? जाइलम के। तीसरे नंबर पर मेन तो बस ये दो ही याद करने हैं, तीसरा चौथा तो अपने आप देखकर पहचान लोगे कि जाइलम के भाग हैं। तीसरा जो भाग होता है जाइलम का बेटा, वो होता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो भैया नाम देखते ही पता चल गया तुम्हें, जाइलम फाइबर यानी जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। तो जाइलम तंतु मतलब जाइलम का भाग। और चौथे नंबर पर आएगा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसका भी आपको समझ में आ गया, जाइलम पैरेन्काइमा यानी जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? तो इसमें भी आपको जाइलम ये नजर आ रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये भी किसका भाग हो गया? ये भी जाइलम का भाग हो गया। तो यहां से एग्जाम में ना देखो रीजनिंग में भी बन जाता है बेटा क्वेश्चन। इन पर कैसे बनता है? 4 इसके हिस्से लिख के दे दे, 3 इसके हिस्से लिख के दे देता है और 1 इसका हिस्सा लिख के दे देता है। और आपको फिर पहचानना होता है कि कौन किससे अलग है। रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं ना कि 3 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, जैसे आलू, जैसे तने के ऊपर दे दिया कि भाई आलू, अदरक, हल्दी, ये दे दिया, और चौथा दे दिया गाजर। तो आपको उनमें से पहचानना है कि कौन अलग है। तो आप गाजर को टिक कर खाओगे, क्यों? क्योंकि अदरक, हल्दी और ये आपका जो वो है आलू, ये तने के एग्जाम्पल है, जबकि गाजर अलग हो गई। गाजर किसका एग्जाम्पल हो गई? गाजर जड़ का एग्जाम्पल हो गई। ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं अलग करने वाले, छांटने वाले आप लोगों को, है ना? वहां पर आ जाता है क्वेश्चन कि ऐसे दे देगा वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और चौथा दे देगा इसका लगाकर। तो आपको पहचानना है कि ये तीनों जाइलम से संबंधित हैं, जबकि जो चौथा है वो फ्लोएम से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। समझ में आ गई? आज एक बच्चा बोल रहा है बायोलॉजी समझ नहीं आती जब बायोलॉजी की लास्ट क्लास है। अरे मेरे बच्चे, इतने दिन से कहाँ छुपे बैठे थे तुम? आज बोल रहे हैं जब बायोलॉजी की लास्ट क्लास। अब इसके भी 4 भाग होते हैं भाई। इसके 4 भाग कौन से? इधर लिख रही हूँ। पहला है प्यारे बच्चे इसका कंपेनियन सेल, कंपोनियन सेल, कंपोनियन सेल, इसको बोलते हैं सहचर नलिका। ठीक है, सहचर नलिका। दूसरा है बेटा इसका सीव ट्यूब्स, दूसरा है भाई सीव ट्यूब्स यानी कि चलनी नलिका, चलनी नलिका। सीव ट्यूब्स होते हैं जैसे चलनी नहीं होती, चाय छानने की छलनी होती है, वैसे वैसे छोटी छोटी जाली जाली संरचनाएं पाई जाती है इसमें, फ्लोएम में। तो सीव ट्यूब किसका भाग है? फ्लोएम का। तीसरा और चौथा यहीं देख के पहचान जाओगे। तीसरा है प्यारे बच्चे फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर। लिख लो फ्लोएम फाइबर। तो भैया देखकर पहचान लिया फ्लोएम का नाम है, तो इसका मतलब फ्लोएम का भाग है, फ्लोएम तंतु। ठीक है, और बेटा लास्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये भी देखकर पहचान लिया कि फ्लोएम का भाग है। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2-2 याद कर लेना। ये 2 याद कर लेना जाइलम के भाग, ये 2 याद कर लेना फ्लोएम के भाग। आ जाओ मैं तुम्हें दिखा दूं, तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ जाइलम पार्ट। देखो ये जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई है ना स्ट्रक्चर, कि भाई जाइलम के भी कुछ पार्ट होते हैं। देखो इस फोटो को देखो, इस फोटो में तुम्हें दिख रहा है प्यारे बच्चे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, अलग अलग नलिकाएं सी जो दिख रही हैं, जैसे कि ये वाली पर्पल से कलर की जो दिख रही है तुम्हें, ये वाली नलिका, इसको क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स, या जो मैंने लिखवाया था ना वेसल्स वाला पार्ट, वो वाहिनिकाएं। ये नीली नीली सी जो रचनाएं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं ट्रैकिड्स, जो वाहिकाएं लिखवाई थी। और एक लिखवाया था जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये है भाई जाइलम पैरेन्काइमा, ये हरा हरा जो दिख रहा है। ठीक है, और जो फाइबर है, ये फाइबर इन्हीं के अंदर लगे हुए होते हैं, जाइलम फाइबर। तो मेनली आपको ये 2 याद करने हैं, जाइलम वेसल्स और ये ट्रैकिड्स। ये किसके भाग होते हैं? जाइलम के। ठीक है, ऐसे करके आपको पूछ लेगा, तो सिर्फ नाम याद रखना बेटा। क्लियर? समझ में आ गई? हाँ बेटा, जो मैंने क्लास डलवाई है उनको जरूर कर लेना। शुभ संध्या प्रिंस जी, शुभ संध्या। चलो, तो ये करना था बस, अब कहानी खत्म। आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। अब आपकी केमिस्ट्री शुरू होगी बेटा।
अब मैंने बायो में जितना कराया है उसको अच्छे से कर लेना। एक दिन मैं क्या करूंगी, एक दिन आप लोगों के बायो के जो अभी तक के क्वेश्चन आए हैं वो सारे करवा दूंगी, और एक दिन फिर केमिस्ट्री के करवा दूंगी, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब वो करवाऊंगी मैं संडे में एक दिन आपको, ठीक। चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आ जाओ, अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है। आज हमने बायोलॉजी को कर दिया स्टॉप बेटा, मैंने कुछ रिकॉर्डेड क्लास डलवाई हैं, उनको कर लेना अच्छे से। जो नर्वस सिस्टम की क्लास आपकी बची हुई है उसको मैं एक दिन संडे में आपकी क्लास लगवा कर कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। चलो तो बहुत बढ़िया। अब किसी तरीके की दिमाग में कोई समस्या नहीं रखनी है बिल्कुल भी। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 3 क्लास रिकॉर्ड डलवाई है। एकदम सिंपल से टॉपिक है, आप इनको देख लेना बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, और एक दिन संडे में मैं आप लोगों को इन सारी चीजों को पॉसिबल हुआ तो फिर से रिवाइज भी करवा दूंगी, और क्वेश्चन भी बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट है एक क्लास में वो करवा दूंगी और एक क्लास में केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का कोऑपरेट करने के लिए, आप लोगों का सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा। अब केमिस्ट्री शुरू करते हैं बेटा। केमिस्ट्री खत्म होते ही फिर आपकी फिजिक्स शुरू होगी, और उसके बाद आपका जीडी का एक और नया बैच आएगा, ठीक है, जिसमें आपको और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो वो जरूरी नहीं है कि आप खरीदें, ठीक है, तो इससे भी आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। आओ अब देखो इधर, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री जो है ये किस शब्द से लिया गया है। सबसे पहली बात कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये किस वर्ड से लिया गया है। तो बेटा केमिस्ट्री जो है ना ये लिया गया है खेमिया वर्ड से, प्यारे बच्चे। इस खेमिया को ही कई बार कीमिया भी लिखा आता है, इस खेमिया शब्द को ही कई बार हम लोग कीमिया भी लिखते हैं। तो बेसिकली हिंदी में इसको कीमिया ही बोला जाता है, इसको भी कीमिया ही बोलते हैं, इसको भी कीमिया ही बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग मिल जाती है आप लोगों को, दोनों ही सही है। तो ये जो आपका केमिस्ट्री है ना बेटा, ये एक शब्द से लिया गया है, इस शब्द का नाम है खेमिया या कीमिया, ठीक है। ये किस कंट्री का शब्द है ये आपको पूछ ले, वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है बट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये है बेटा इजिप्ट का शब्द, इजिप्ट। इजिप्ट एक कंट्री है, आपने नाम सुना होगा मिस्र, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, आपने नाम सुना होगा मिस्र का। तो बेटा ये मिस्र का शब्द है, मिस्र देश से लिया गया ये शब्द है खेमिया या कीमिया। इस शब्द का मतलब क्या है बेटा, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये जो खेमिया या कीमिया शब्द है इसका मीनिंग क्या है। तो इस शब्द के भी 2 मीनिंग है प्यारे बच्चे। क्या इस शब्द का मीनिंग है, एक तो इसी शब्द का मीनिंग है रसायन यानी कि केमिकल, ठीक है। इसी का इस शब्द का मतलब है बेटा केमिकल यानी रसायन, या इसी शब्द का मतलब होता है ब्लैक सोइल, काली मिट्टी, प्यारे बच्चे, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी, ठीक है। तो इसी शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो काली मिट्टी या फिर केमिकल यानी कि रसायन। तो मिस्र में क्या था कि मिस्र के लोगों को एक तरीके की काली मिट्टी मिलती है मिस्र में, तो मिस्र के लोगों को जानकारी थी, ज्ञान था कि इस मिट्टी से केमिकल बनाए जा सकते हैं, रसायन बनाए जा सकते हैं। तुमने देखा ममीज वगैरह को दबाया जाता है मिस्र के अंदर, खुदाई करते हैं तो ममीज वगैरह निकलती हैं, और वो ममीज सड़ती भी नहीं है, कई कई साल, हजारों हजारों सालों की वो ममीज हैं जो दबी हुई हैं, उनको वो क्या करते थे उस मिट्टी में दबाया जाता था। वो मिट्टी थी केमिकल्स वाली मिट्टी, जिससे कि वो ममीज कभी सड़ती नहीं थी, कभी वो खराब ही नहीं होती थी प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ बेटा, अगर आपको सर ने प्रॉमिस करा है कि जिन बच्चों ने भी ये बैच खरीदा हुआ है, जो भी नया बैच आएगा उनको फ्री मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा बेटा, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलो अब देखो इधर, तो बात समझ में आ गई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, ये तो बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि केमिस्ट्री जो है ये केमिया या खेमिया शब्द से लिया गया है। ये कौन सी कंट्री का शब्द है, कौन से देश का शब्द है बेटा, मिस्र का। इस शब्द का मतलब क्या है, तो इस शब्द का मतलब होता है काली मिट्टी या रसायन, यानी कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है बेटा, जब हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या हो सकता है भाई, तो आप लोग बोल सकते हो कि जो केमिस्ट्री है ये होती है स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल्स।
यानी रसायनों का अध्ययन। रसायनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायनों का अध्ययन, समझ में आ गई बात? तो स्टडी ऑफ केमिकल्स होती है प्यारे बच्चे केमिस्ट्री। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया मैम, इतनी बात आ गई समझ में, यहां से क्वेश्चन भी नहीं बनते। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? अब फादर ऑफ केमिस्ट्री मैं आपको तब बताऊंगी, पहले सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फादर ऑफ बॉटनी या जूलॉजी। जूलॉजी का लिख दो चलो तुम। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? आपने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली बेटा, ठीक है? पहले हिंदी में लिखिए, ठीक है? पहले हिंदी में लिख दूंगी अब, ठीक है? चलो तो बताओ जल्दी, फादर ऑफ बायोलॉजी मैं आपको पूछ रही हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है प्यारे बच्चे? जल्दी बताओ, फादर ऑफ बायोलॉजी। एक सेकेंड रुकना, कहीं से आवाज आ रही है। शायद फोन रखा हुआ है कहीं, उसकी आ रही है। हाँ भाई बताओ जल्दी से। अ, चलो अब, हाँ बिल्कुल अरस्तु भी बहुत बढ़िया। चलो तो आ जाओ, लिख लीजिए रसायन विज्ञान के पिता। रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता। अब आप लोगों को पूछेगा कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, मेरे पास आ गई कोई, चलो पता नहीं किसकी। चलो आओ लिखो, तो बेटा रसायन विज्ञान के पिता हैं एंटोनी, एंटोनी लवोजियर। एंटोनी लवोइजियर, ठीक है? रसायन विज्ञान के पिता कौन है बेटा? एंटोनी लवोजियर। एंटोनी लवोइजियर लेना भाई। एंटोनी लवोइजियर है प्यारे बच्चे रसायन विज्ञान के पिता। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्हीं को बोलते हैं आधुनिक विज्ञान के पिता। आपको पूछ ले, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता। चलो, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता भी बेटा इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आई बात? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चलो यहां तक पॉइंट क्लियर बेटा? अब थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोनी लवोजियर, इन्होंने क्या करा बेटा? ठीक है, इन्होंने क्या करा, समझ में आ गई? लिख दिया बेटा मैंने सही, रसायन, ठीक है, लिख दिया सही। वो बच्चे ने बोला ना पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में लिखो, तो वो दिमाग में घूम रही है बात और ये गलत लिख दिया। अब सही लिख दिया बेटा, ठीक है? आ जाओ, कंबाइंड पीडीएफ डलवा दूंगी। अब इधर सुनो, ये जो एंटोनी लवोसियर जी थे ना, इन्होंने बड़े बड़े कारनामे करे बेटा। क्या करा इन्होंने, इनके बारे में सुनो। चलो एंटोनी लवोसियर जी के बारे में सुनो, फिर सिलेबस बताऊंगी आप लोगों को। बेटा इन्होंने ना, एंटोनी लवोसियर जी ने पहला कारनामा जो करा था वो ये था कि इन्होंने एक नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सीधा सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो आप बताना, एंटोनी लवोजियर जी ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था बेटा इन्होंने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? ये आपको पूछ लेगा एग्जाम में, आप लोग बताकर चलोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वो दिया था एंटोनी लवोजियर जी ने। अब इन्होंने अपने इस नियम में क्या बताया था? जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ोगे आप, जैसे कि उसमें बताया था कि न्यूटन जी ने कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो ये क्या था आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है? वैसे ही एंटोनी लवोसियर जी ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने बताया
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें द्रव्यमान ना तो नष्ट हो सकता है ना द्रव्यमान उत्पन्न हो सकता है। जितना द्रव्यमान था उतना ही रहेगा। जैसे कि इधर सुनो, मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से, पंजाबी क्वीन लग रही हूँ। अच्छा इधर देखो, मेरी बात सुनो भाई। द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, भाई अब रासायनिक अभिक्रिया की बात चली है, रासायनिक अभिक्रिया की बात चली है, केमिकल रिएक्शन की, तो भाई इसकी कुछ शर्तें होती हैं, केमिकल रिएक्शन की कुछ शर्तें होती हैं। क्या? ध्यान से सुन लो बस एक पॉइंट। केमिकल रिएक्शन की कोई जब हम बात करते हैं तो आपको पता है भाई, केमिकल रिएक्शन में इधर की तरफ जो भी चीज लिखी जाती है वो होती है प्यारे बच्चों, क्या? वो होती है आप लोगों के अभिकारक। जैसे मैंने कोई दो प्रोडक्ट लिए ए प्लस बी, इन दोनों को मिला दिया, ए प्लस बी ने अभिक्रिया करी और मिलकर बना दिया ए बी। क्या बना दिया बेटा? ए बी। तो मेरे ये जो ए और बी है ना, इनको बोलते हैं अभिकारक। इनको बोलते हैं बेटा अभिकारक। क्या बोलते हैं इनको? अभिकारक। जो अभिक्रिया कर रहे हैं वो होते हैं अभिकारक, ठीक है। यानी ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है बेटा, ये कर रहे हैं रिएक्शन, ये है रिएक्टेंट। लेकिन ये जो बना यहाँ पर, इसको बोलते हैं उत्पादक। इसको बोलते हैं उत्पादक, यानी कि प्रोडक्ट। ये है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट। समझ में आई ये बात? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादक का भी होता है। जैसे मैम एग्जांपल देकर बताओ। जैसे बेटा मैंने क्या करा, मैंने हाइड्रोजन को मिला दिया और बेटा मैंने मिला दिया ऑक्सीजन को। अब मैंने इन दोनों की अभिक्रिया करके बना दिया पानी। मैंने इन दोनों की अभिक्रिया करके बना दिया पानी। तो भैया मेरा एक अभिकारक क्या था? हाइड्रोजन था। एक अभिकारक क्या था? ऑक्सीजन था। क्योंकि जो तीर के निशान के इधर लिखे होते हैं वो होते हैं अभिकारक। तो ये अभिकारक हो गए भाई, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ये अभिकारक है दोनों। और मेरा जो ये पानी बना ये मेरा उत्पाद है, ठीक है। तो जितना द्रव्यमान इन दोनों का है उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा, पानी का। जैसे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालें तो 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं। और ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? जल्दी से बताओ कितना होता है? 16। 16 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 18। वैसे ही जब पानी का द्रव्यमान निकालोगे तो इसका भी द्रव्यमान 18 ही आएगा। भाई ये ऐसे ही तो बन रहा है पानी। पानी में भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के लिए 16। मतलब पानी का जो द्रव्यमान है बेटा वो कितना आया? 18। तो मैं कहने की बात ये है, जितना इन दोनों को जोड़कर आ रहा था उतना ही तो इधर आ रहा है, ना एक भी नंबर ज्यादा ना एक भी नंबर कम। क्लियर? तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने क्या बताया था बेटा? अच्छा विक्रम बोल रहे हैं कि आप फालतू के कमेंट देख रही हो और मेरा कमेंट देख रही हो। बेटा मैंने तो अभी तक किसी का कमेंट देखा ही नहीं है, मैं तो समझा रही हूँ आपको। मैम हिंदी में समझ नहीं आता तो बेटा मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो इधर, बात समझ में आई अब आपको? तो इन्होंने दिया था, एंटोनी लवोजियर जी ने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट होंगे, जो अभिकारक होंगे और जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उत्पाद मिलेगा, दोनों का द्रव्यमान समान रहेगा। यानी द्रव्यमान कहीं नष्ट नहीं होता। से जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, वैसे ही जो द्रव्यमान है वो भी कभी नष्ट नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएं, ये एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक है, यानी ये रिएक्टेंट है, इन दोनों ने मिलकर बनाया प्रोडक्ट, तो जो द्रव्यमान इन दोनों का मिलाकर था वही द्रव्यमान इस उत्पादक का भी होगा, ना कम ना ज्यादा। कितने बच्चों को बात समझ में आई? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को बात समझ में आई? जल्दी बताओ बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल अमन जी, फ्री में मिलेगा अवतार 2.0, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, आंसर करो बेटा जल्दी। कितने बच्चों को बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब आगे चल रहे हैं कि मैम जी इन्होंने, एंटोनी लवोजियर जी ने दूसरी बात क्या बताई। तो बेटा इन्होंने दूसरी बात क्या करी, इन्होंने एक बुक लिखी थी,
इन्होंने किताब लिखी थी प्यारे बच्चे। उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये भी पूछा जा सकता है। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री पुस्तक किसकी थी? बेटा ये हिंदी में भी ऐसी रहेगा और इंग्लिश में भी ऐसी रहेगा। ये बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ये वाली जो बुक है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये किसने लिखी थी? आप लोग बताओगे, एंटोनी लवोसियर जी ने। तो तीसरा कारनामा इनका ये था। अब चौथा कारनामा सुनो इनका क्या, ये तीसरा कारनामा सुनो, दूसरा था ये। तीसरा कारनामा इन्होंने क्या करा? बेटा इन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण करा। हाइड्रोजन का नामकरण, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन का नामकरण किसने करा था? यानी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया? तो इन्होंने ही बेटा, एंटोनी लवोसियर जी ने। तो इन्होंने क्या करा था? हाइड्रोजन का नामकरण करा था। नेम ऑफ हाइड्रोजन इन्होंने दिया था। नेम ऑफ हाइड्रोजन, आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन का नामकरण किसने करा, तो आंसर करना एंटोनी लवोसियर। जबकि आपको एग्जाम में पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी, तो खोज के लिए आपको दूसरा साइंटिस्ट याद करना है। अगर आपको पूछ ले कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी, हाइड्रोजन की खोज, तो आप लोग बताकर चलोगे हेनरी कोवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन की जो खोज करी थी प्यारे बाल को, वो करी थी हेनरी कोवेंडिश जी ने। हेनरी कोवेंडिश, ठीक है, कोवेंडिश जी ने। जैसे कि आपका जब जन्म हुआ था, तो पैदा तो आपकी मम्मी ने करा आपको, लेकिन जब आपका नामकरण हुआ तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने बोला बच्चे का नाम निकला है मोहन राम, बच्चे का नाम निकला है सूरज प्रताप। तो मम्मी पापा फिर वही पंडित जी बता के गए हैं, वही वाला नाम रखेंगे। तो भैया वैसे ही इस हाइड्रोजन को खोज तो दिया था हेनरी कोवेंडिश जी ने, लेकिन एंटोनी लवोसियर जी ने करा था पंडित जी का काम। इन्होंने क्या बोला कि जो हेनरी कोवेंडिश जी खोज कर लाए हैं, इसको आज से कहा जाएगा हाइड्रोजन। तो हेनरी कोवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज तो कर दी, लेकिन उसका नामकरण नहीं कर पाए। तो नामकरण के ऊपर जब भी प्रश्न आएगा, आंसर लगा के आना एंटोनी लवोसियर। लेकिन सिंपल खोज पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी, तो आप लोग बताना हेनरी कोवेंडिश ने करी थी। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छी बात। अब एक बच्चा बोल रहा है कि इसमें O2 लिखा जाएगा। बेटा वो बैलेंस करने वाली बात अलग है, मैं बैलेंस करना थोड़ी ना सिखा रही हूँ आपको। लो, बैलेंस करना चाहते हो कर लो, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाई ये चीज। मैं अभी बैलेंस करना रिएक्शन सिखा ही नहीं रही आपको, ठीक है? चलो आ जाओ। अब आपने क्या पढ़ा एक बार फिर से सुन लो। हेनरी कोवेंडिश को बोला जाता है रसायन विज्ञान के पिता, इन्हीं को बोलते हैं आधुनिक रसायन के पिता, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, दोनों इन्हीं को बोलते हैं। इन्होंने क्या करा? इनके 3 कारनामे बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला कारनामा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा, इन्होंने किताब लिखी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तीसरा, इन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण करा। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब आगे बात चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का लिखवा देती हूँ सिलेबस, उसके बाद पर्टिकुलरली टॉपिक के पास हम लोग चलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि केमिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैटर के साथ बेटा। मैटर यानी पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। टॉपिक का नाम है बेटा पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। प्यारे बच्चे, हम पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है और कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा मैटर एंड इट्स स्टेट। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। कमेंट सबके दिख रहे हैं बेटा, पढ़ लो। ठीक, चलो। एंटोनी लवोसियर ने, जिन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। चलो दूसरा टॉपिक देखो भाई। दूसरा टॉपिक होगा एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। परमाणु और उसकी संरचना। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु और उसकी संरचना। भाई परमाणु क्या है, क्या उसकी संरचना है, ठीक है, किसने परमाणु की खोज करी, ये सारी बातें तो लिख लेना भाई। एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, परमाणु और उसकी संरचना। क्लियर मेरे बच्चों? चलो आओ, तीसरे नंबर पर जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है प्यारे बच्चे एसिड बेस सोल्ट। एसिड, पहले हिंदी में ही लिखूं तो बेटा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है बेटा, अम्ल, क्षार और लवण। क्लियर? चलो लिख लीजिए एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस
एंड सॉल्ट। क्लियर भाई, है ना? चलो आओ, थोड़ी देर कमेंट बंद कर दो, पहले सिलेबस लिख लो, फिर लूंगी तुम्हारे डाउट। अब इधर देखो, अब लिखते हैं अगला पॉइंट है बेटा धातु, धातु, अधातु और उपधातु। प्यारे बच्चे, और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, एंड मेटेलॉइड, ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मेटेलॉइड। आओ आगे, अगला पॉइंट, अगला जो मतलब टॉपिक है जो आपको पूछा जाएगा, ये है बेटा पर आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, जिसको केमिस्ट्री की दिल और जान कहते हैं, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चे चलो आओ, 6वें नंबर पर जो आप पढ़ोगे, कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, है ना? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये लिखोगे आप लोग टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ मैम, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगा क्या कुछ बेटा? बहुत कुछ होगा, आवर्त सारणी लिखवाइए, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, नीतीश की उसकी जो क्लास है बायोलॉजी की जो क्लास है, क्या वो फिर से होगी? बेटा फिर से का मतलब नहीं समझी मैं। मैम ये सब आज ही पढ़ाएंगे? लुग्गू, अरे मेरे लुग्गू बेटा, इतना सारा सिलेबस आज को आज कैसे करा दूंगी? आज तो हम पर्टिकुलर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये भी कंप्लीट नहीं होगा। आ जाओ, मैं तो सिलेबस लिखवा रही हूँ, इतना कुछ केमिस्ट्री में करना है बेटा आपको। ठीक है, 7वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, है ना? और रेशे हो गए, ये प्लास्टिक, रेशे, कांच, ये तो लिख लेना, प्लास्टिक, फाइबर एंड ग्लास। ठीक है, ये 8वें नंबर पर जो है मिश्र धातु, मिश्र धातु और अयस्क, मिश्र धातु और अयस्क। ठीक है, अयस्क यानी कि अलॉयज एंड ओर, अलॉयज पढ़ेंगे एंड ओर, यानी कौन कौन सी धातुएं मिल जाती हैं आपस में, जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोज मेटल, ये सब पढ़ाएंगे। और यानी जैसे लोहा किससे प्राप्त करते हैं, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, हेमेटाइट, ऐसे करके ये पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका टॉपिक? बेसिकली इतने टॉपिक हैं जो आप लोगों को पूछे जाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, 8वां नंबर हो गया। 9वें नंबर पर लिख लेना महत्वपूर्ण फॉर्मूला, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, वो साथ के साथ बताती चलूंगी। ठीक है, महत्वपूर्ण अणुसूत्र, वो साथ के साथ बताती चलूंगी, जैसे धावन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, फिटकरी हो गया, सुहागा हो गया, है ना? और नीला थोता, कॉपर सल्फेट, हरा कशिश हो गया, बैन ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, अनबुझा चूना हो गया, ये सब महत्वपूर्ण अणुसूत्र, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलो, और 10वें नंबर पर आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोगों का बेसिकली एसिड, सोल्ट, मेटल, पदार्थ हो गया, परमाणु, अम्ल, धातु, आवर्त सारणी, कार्बन हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिश्र धातुएं हो गई। हाँ जी मैम, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री से बेटा? एक, देखो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, अब उसमें कभी 2 केमिस्ट्री के, कभी 2 बायो के, 1 फिजिक्स का, या कभी 2 फिजिक्स के, 1 बायो का, 2 केमिस्ट्री के, ऐसे करके वेटेज बदलता रहता है, तो टोटल 5 आएंगे बेटा। ठीक है, ठीक भाई, पहले पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ा दूं बेटा? पहले तो आप लोग चीजों को समझोगे ना,
पहले आप परमाणु क्या है उसके बारे में समझोगे, धातु क्या है, अधातु क्या है वो समझोगे, फिर पीरियोडिक टेबल पे आओगे, डायरेक्ट नहीं आओगे। ठीक है, चलो। हाँ, इन सब के आपको फॉर्मूला बताने हैं। चलो आ जाओ, अयस्क मैंने लिखवा दिया बेटा वहां। ठीक है, और चौथा लिख लेना केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। चलो तो आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। आ जाओ बेटा, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का पहला वो है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। आओ शुरुआत करते हैं आज अपने पहले टॉपिक के साथ, पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के साथ। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। मुझे कमेंट सबके दिख रहे हैं, तुम 1000 क्या 2000 बच्चे हो जो कमेंट कर रहे हो। अगर बेटा मैंने कमेंट देखती रही ऐसे ही तो मैं नहीं करवा पाऊंगी आपका सिलेबस टाइम पे। मुझे 12 तारीख तक, दिवाली से पहले, दिवाली 12 की है बेटा, 10-11 तक केमिस्ट्री को करवाना है आपको। और आज क्या है, लास्ट। हो सकता है 15 तक भी खिंच जाए क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आएंगी, तो मैं कोशिश करूंगी छुट्टी ना लूं, आपकी क्लास लूं। तो बेटा टाइम से सिलेबस खत्म करना है, फिर आपकी 24 तक फिजिक्स खत्म करनी है बेटा। ठीक है, आओ समझो इधर इसीलिए चीजों को, इसीलिए कमेंट नहीं पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी आपको ज्यादा। अब आ जाओ, टॉपिक लिख लो भाई, मैटर एंड इट्स स्टेट, एंड इट्स स्टेट। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई पदार्थ क्या होता है। पदार्थ और उसकी अवस्थाएं लिख लो, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, हेडिंग पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। ठीक है बेटा, 3-4 क्लास का टॉपिक है ये। अच्छा बताओ पदार्थ क्या होता है, बताओ जल्दी बेटा। 15 तक मैं खत्म कर दूंगी हर हाथ में। बायोलॉजी के खत्म हो गए बेटा। चलो आओ, हाँ बुक से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ लो, टॉपिक मैंने आपको लिखवाई दी, बिल्कुल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर सुनो बेटा, इस संसार में हर वो चीज जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को ऐसा समझो जिसमें भार हो बेटा, जिसका वजन हो, वही होती है पदार्थ। तो देखो इस पदार्थ वाले कॉन्सेप्ट को आप इजी वे में समझो, बिल्कुल भी रट्टा मत लगाओ, बिल्कुल भी दिमाग पर टेंशन मत लो, सिर्फ फ्री होकर ये समझो। देखो होता क्या है भाई, जब हमने बायोलॉजी पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, कुछ सजीव हैं कुछ निर्जीव हैं। जैसे हमने सजीवों के बारे में बात करी, या पेड़ पौधे हो गए, कीट पतंग हो गए, या हम लोग हो गए। हम लोग क्या है, सब सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं। और अगर मैं बोलूं कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मेरा ये दुपट्टा हो गया, मेरा फोन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव है। तो बायोलॉजी में जब हम चीजों को पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ने ऐसा पक्षपात किसी के साथ नहीं करा। केमिस्ट्री ने सबको एक नजरिए से देखा। केमिस्ट्री ने क्या कहा, चाहे कोई सजीव हो चाहे कोई निर्जीव हो, सबका सब पदार्थ है, सब पदार्थ है। तो चाहे तुम मेरी बात करो, चाहे अपने मम्मी पापा की बात करो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड की बात करो, चाहे अपनी बॉयफ्रेंड की बात करो, या इस पेन की बात करो, इस बोर्ड की बात करो, या मेरे फोन की या मेरे दुपट्टे की बात करो, बेटा सबके सब इस संसार में मैटर हैं, पदार्थ हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री। अभी बायोलॉजी को भूल जाओ, अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो भैया केमिस्ट्री ने क्या कहा कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो, यानी जिसमें वजन हो। अब ये छोटा सा पेन मेरे हाथ में है, अगर मैं इस पेन को यहां रखना चाहूं तो तुम्हें पता है जितना इसका आकार है उतनी जगह ये घेरेगा। ऐसे ही मेरे हाथ में दूसरा पेन भी है, ये रहा दूसरा पेन भी है। तो भाई ऐसे करके मैंने दूसरा पेन भी रख दिया ऐसे, तो आपको दिख रहा है ना इन दोनों पेनों ने बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ जगह घेर ली, देखो है ना, कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं। ये का मतलब ये पेन नहीं है, ये पदार्थ है, पदार्थ। जैसे कि मैं अपना फोन लूं और अपनी हथेली पर ऐसे रख दूं, अब तुम्हें दिख रहा है मेरी पूरी हथेली को मेरे फोन ने ढक लिया, दूसरा फोन रखने की जगह ही नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब ये स्थान घेर रहा है। और अगर इसको तराजू में रखूं तो इसमें कुछ ना कुछ वजन भी निकलेगा भाई। तो इसका मतलब ये फोन नहीं है, ये पदार्थ है, पदार्थ। अरे तुम इन सबको छोड़ो, तुम मुझे ले लो। अगर मैं एक गाड़ी में बैठ जाऊं भाई, 2 व्हीलर, आजकल 2 सीटर गाड़ी आती है, फरारी वरारी, 2 ही की जगह रहती है उसमें। तो एक तरफ तो ड्राइवर बैठ गया, ड्राइवर मान लो मेरे हस्बैंड है, दूसरी तरफ मैं बैठ गई, तो भैया मैंने जगह घेरी ना, या मेरे हस्बैंड ने भी अपनी जगह घेरी।
तीसरे बंदे की जगह ही नहीं रही गाड़ी में। तो इसका मतलब हम भी क्या है, हम भी पदार्थ हैं प्यारे बच्चे। तो इस पृथ्वी पर हर वो चीज जो स्थान घेरे या जो क्या होगा बच्चे, जो स्थान घेरे या जिसमें द्रव्यमान हो, वो सब क्या होगा, वो सब के सब पदार्थ। समझ में आई बात? तो आपको सिंपल वे में डेफिनेशन क्या लिखनी है, लिख लेना हर वो वस्तु, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरे, वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है बेटा, पदार्थ कहलाती है। समझ में आई बात? पदार्थ कहलाती है। अब ये मत सोचो कि क्या पदार्थ है, अब ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो स्थान नहीं घेरती हो, जिसका द्रव्यमान नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं, सब चीजें स्थान घेरती है इस पृथ्वी पर। चाहे हवा की बात कर लो, अगर आप किसी सिलेंडरों में गैस भरी जाती है ना बेटा, गैस भी तो हवा ही है। तो गैस जब सिलेंडरों में भरते हो तो सिलेंडर की कैपेसिटी होती है कि 5 किलो का सिलेंडर है तो उसमें 5 किलो ही गैस आएगी। उसमें क्या तुम 10 किलो गैस भर दोगे? नहीं भर सकते, क्योंकि जगह घेर ली है उतनी गैस ने, अब नहीं आ सकती और गैस उसके अंदर। तो समझ में आई बात? इस पृथ्वी पर हर वो चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो। अब सिलेंडर को तुम तोलते हो तो उसमें 5 किलो गैस आती है, तो वजन है, द्रव्यमान है, तो इसका मतलब वो भी क्या है बेटा, वो भी पदार्थ। क्लियर? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो लिख लीजिएगा एनीथिंग, लिख लीजिएगा एनीथिंग दैट इज, ठीक है, दैट इज एक्यूपाइड, that is occupied space, that is occupied space and have mass, and have mass। तो भैया उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं मैटर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप अपनी किचन में जाओ, जाकर चाय पियो, क्या है चाय, पदार्थ, कप में डालोगे जगह घेरेगी, और बेटा उसमें कुछ वजन भी होगा, ठीक है। आप क्या करो बेटा, आप अपने घर में देखो, आपके घर में सोफा सेट रखा हुआ है, सोफा जो है आपके घर में, क्या है वो सोफा, है तो वो निर्जीव, लेकिन वो निर्जीव नहीं है, वो पदार्थ है बेटा, जगह घेर रहा है, वजन भी है उसके अंदर, ठीक है। बेटा आपके पास जितने भी पेन पेंसिल है, सबके सब क्या होते हैं, सबके सब पदार्थ है बेटा। तो समझ में आई चीज? आप अपनी किचन में जाओ तो पदार्थ ही पदार्थ दिखेंगे, आप बाहर निकलो, मोटर कार, खाने की चीजें, खेल खिलौने, सब पदार्थ। क्लियर? क्लियर? मैम बुक से और बैच से जीएस पढ़ने में कुछ फर्क है बेटा? बुक में सीधी सीधी चीजें मिलेंगी, बैच में टीचर थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर इजी वे में समझा सकता है, कितना फर्क है। आप अगर कोई चीज बुक से समझ नहीं आ रही तो उसको क्लास से अटेंड कर लो, समझ लो, लैंग्वेज में थोड़ा अंतर हो सकता है, और सबसे बड़ा रोल जो है वो लैंग्वेज का ही होता है बेटी बेसिकली, ठीक है। समझ में आई? हाँ। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम लाइट, बेटा जो लाइट होती है क्या लाइट, लाइट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो बेटा वो भी तो पदार्थ ही है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाऊंगी ना, उसमें आएगी लाइट। समझ में आई? वो भी पदार्थ है बेटा। क्लियर? तो बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? ख्वाब देखो मैम वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को जस्ट, अरे ऐसा कहाँ, ठीक, हम भी आप लोगों की तरह हैं, तो ऐसा कहाँ बेटा। अब आगे देखो, तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो कुछ दिमाग पे लोड नहीं लेना भैया, सब पदार्थ है। क्लियर? अब आओ आगे। अब ये जो पदार्थ है ये क्या है, किससे मिलकर बना होता है? तो प्यारे बच्चों जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर, ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब कभी कोई आपको पूछ ले कि ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर बना है, तो आप लोग बताओगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो लिख लीजिएगा मैटर इज मेड अप, मैटर इज मेड अप, मैटर इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। तो मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे मेरे अंदर भी पार्टिकल है जो मुझे बना रहे हैं, जैसे किसी भी चीज को देख लो, इस पेन को देख लो, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है बेटा, ठीक है। अब उन छोटे छोटे कणों को
जिन छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बना है, इन छोटे कणों को बोलते हैं एटम। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। तो लिखना मैटर इज मेड अप। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, लिखना दीज स्मॉल पार्टिकल्स, these small particles, these small particles are called atom। इन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं को क्या क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं छोटे छोटे कणों को परमाणु, एटम कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर भाई। अब आओ आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जी सबसे पहले ये जो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, क्या ये कण एक जगह चिपके हुए हैं? तो मैं बोलूंगी नहीं, ये बेचैन आत्मा है कण, ये लगातार गति करते रहते हैं। अगला पॉइंट तो लिख लेना, ये कण लगातार गति करते रहते हैं। ये कण लगातार क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। ये जो छोटे छोटे कण है ना, जिन छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बना है, इनको चैन नहीं है, बेचैन आत्माएं लगातार गति करते रहते हैं। तो लिख लीजिएगा दीज पार्टिकल मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली, तो ये क्या करते रहते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। अब यहां से बनेगा एक क्वेश्चन, ये जो पदार्थ के कण है ये लगातार गति करते रहते हैं, इस बात को किसने प्रूफ किया था? इस बात को किसने बताया था सबसे पहले? ठीक है, तो बेटा इस बात को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, हाँ ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात चल रही है, लेकिन जॉन डाल्टन जी ने जो बताया था ना वो परमाणु के बारे में बताया, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पदार्थ के बारे में और पदार्थ की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये बातें यहाँ भी रिपीट होंगी जब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आएगी, वहां भी बताऊंगी इन बातों को। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वो हर वो चीज जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान होता है वो होती है पदार्थ। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक, इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। और ये छोटे छोटे कण लगातार गति करते रहते हैं। इस बात को किसने बताया? तो बेटा पदार्थ के जो कण है ये लगातार गति करते हैं, इस बात को सबसे पहले 1827 में प्रूव करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। और जल्दी से मुझे एक बात बता दो कि ये रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब का नाम तुमने पहले भी कभी सुना है? कहाँ सुना है बताओ, जल्दी बताओ। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब का नाम तुमने पहले भी कहीं सुना है? कहाँ सुना है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी से। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है परमाणु, एटम। ठीक है, इसी को बोलते हैं एटम, कोई परमाणु। तो इसके बारे में बात करेंगे जब परमाणु वाले टॉपिक पर आएंगे, अभी यही खत्म करो क्योंकि आगे इसको पढ़ाऊंगी। तो मुझे बताओ रॉबर्ट ब्राउन के बारे में तुमने कहाँ सुना है? ये 7 वीडियो आसमान से कूद कर आ गई है बेटा। मैंने कल बोला था ना मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास डलवाऊंगी, तो वही क्लास है बेटा ये। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है ना, तुमने इनको कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, इन्होंने केंद्रक की खोज भी करी थी। हाँ, तो इनको चैन नहीं था, बेचैन आत्मा ये भी, तो केमिस्ट्री में भी कूद पड़े। केमिस्ट्री में क्या करा इन्होंने? पदार्थ के कणों की गति के बारे में बता दिया और एक थ्योरी दे दी, ब्राउनी गति। 10th क्लास में जब तुम चैप्टर आता था एक ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति, जिगजैग वे में पदार्थ के पार्टिकल इधर उधर घूमते हैं, तो वही गति अब हम इसको पढ़ेंगे कल। तो कल मैं आपको रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताऊंगी कि इन्होंने ब्राउनी गति दी थी और क्या बताया उसमें, और कल ही पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है भाई। हाँ, तो कोशिका में केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कल हम रॉबर्ट ब्राउन की ब्राउनी गति पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन। और कल ही मैं आप लोगों को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, ये सब। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हो। बस ऐसे ही चीजों को याद रखो। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करा था
कोशिका में केंद्रक की खोज, और 1827 में इन्होंने पदार्थ की कणों की गति के बारे में बताया, जिसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्लियर? चलो तो बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री कब तक होगी बेटा मेरे बाल को? मैंने अभी तो बताया 15 तक पूरी कोशिश करूंगी खत्म करने की। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मेरी भी सुन लिया करो अंशुल जी, बेटा सुनाओ तुम भी।